हमारे बीच में हमारे बहुत ही हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के प्रतीक पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनको आपने आशीर्वाद देकर दिल्ली आपकी पैरवी करने की जिनकी जिम्मेदारी आपने लगाई है, वो हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के प्रतीक तो नहीं, लेकिन हर कदम पे मुझे जिनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद बचपन से लेकर आज तक मुझे हमेशा मिला है। और मैं आपको बधाई भी देता हूं, आप सबको। आपको पता है ये बात आप तक पहुंचनी कि नहीं पहुंचनी कि देश में सबसे ज्यादा वोट विपक्ष की सबसे ज्यादा वोट, इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा वोट, कांग्रेस की सबसे ज्यादा वोट कौन से प्रदेश में आई? हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस की पूरे देश में, जो 47.6% वोट, बीजेपी से ज्यादा वोट। हम 5 लोकसभा सीट जीते, लेकिन बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत भी हमें मिला, बीजेपी से ज्यादा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली हरियाणा में, आपने देखा। और दक्षिण के तमिलनाडु, जहां हमारे मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, या सिद्धारमैया कर्नाटक में है, केरल में, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं, या हिमाचल में भी हमारे मुख्यमंत्री, लेकिन सभी प्रदेशों से ज्यादा अगर मत प्रतिशत कहीं मिला तो हरियाणा में मिला। लेकिन हरियाणा में भी अगर रिकॉर्ड बना, हरियाणा में रिकॉर्ड बना पिछली 2019 के मुकाबले, अगर बढ़ोतरी का रिकॉर्ड बना कि भाई एक सीट में सबसे ज्यादा वोट कहां बढ़ी, तो कहां बढ़ी एक सीट में सबसे ज्यादा वोट? मैं बधाई देता हूं जिनको नहीं पता हो, कईयों को तो पता चल रही है बात। सबसे ज्यादा देश में एक सीट पर एक पार्टी की वोट बढ़ी, तो पिछले इलेक्शन 2019 के मुकाबले कांग्रेस की 33% वोट बढ़ोतरी है, 33% हिसार के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि बहुत सी जो बातें उनका जवाब है, बहुत सी बातों का जवाब है। इतनी मत प्रतिशत बढ़ना एक सीट पर और ये आशीर्वाद जयप्रकाश जी को मिलना, मैं समझता हूं कि आप सबके उनके प्रति उनकी भावना और हिसार लोकसभा क्षेत्र की भावना, जो हिसार लोकसभा क्षेत्र ने इस बार साफ संकेत दिया है। पिछली बार तो थोड़ी सी चीटिंग हो गई थी आपके साथ, होगी थी कि नहीं होगी थी चीटिंग? पिछली बार लोग, हिसार लोकसभा के लोग बीजेपी की सरकार को दोबारा बनाने के पक्ष में नहीं थे। जेजेपी को जिताया, कांग्रेस से आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई को जिताया, यहां से उकलाना से जेजेपी का एमएलए बने, उचाना से, नारनौन से, बरवाड़ा से, मगर ये सारे एमएलए, और आपको याद होगा किस नारे पे बने थे? इस नारे पे बने थे कि जमुना पार, बीजेपी की सरकारों करो जमुना पार। ये नारा दिया था कि नहीं दिया था? लेकिन उसके बाद लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी जमुना पार, लेकिन ये गए, ये जेजेपी के एमएलए गए 10 जमुना पार से टोई बीजेपी, और बीजेपी को जो है जमुना में गोपाल बनवाया, बीजेपी का निलाया दुलाया, और जाके चंडीगढ़ में सरकार बनवा दी बीजेपी। यही बनी कि नहीं यही बनी? तो ये पिछली बार आप देखो कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अन्याय। पिछली बार 5 विधायक आपने बीजेपी के खिलाफ जिताए, 9 में से, हिसार लोकसभा के 9 में से 5 विधायक बीजेपी के खिलाफ, 4 जेजेपी के और 1 कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस। मगर जब सरकार चली तो 5 के 5 बीजेपी ने, और 5 के 5 जाके बीजेपी के आगे बीजेपी में चले गए। क्यों चले गए, क्या चले गए, मैं उस पर नहीं आता, मगर जनता से इतना विश्वासघात, जनता को तो कोई कुछ माने ही नहीं, जनता कुछ भी वोट दे, सारे के सारे 9 के 9 बीजेपी के साथ हैं आज। मगर आपने दिखा दिया हिसार लोकसभा के चुनाव में कि भाई नेता बिकाऊ हो सकते, जनता नेता चले जा सकते। हिसार लोकसभा क्षेत्र में अपनी पहचान पूरे देश में बनाई, मैं उसके लिए जयप्रकाश जी को बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। और आज ये जो हमारा अभियान चल रहा है, हर मांगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने इन 10 साल में
देश में भी सरकार, चंडीगढ़ में भी इनकी सरकार हरियाणा का बड़ा नुकसान कर दिया कि नहीं कर दिया नुकसान? हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इन्होंने। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति भाईचारे का, खुशहाली का प्रतीक हरियाणा 2014 से पहले हम याद करें, आज हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद, कार्यकाल के बाद बन गया बेरोजगारी का प्रतीक। देश में यही सवाल हमने इस अभियान के माध्यम से 15 सवाल पूछे आज से 1 महीने पहले इस सरकार से, लेकिन एक सवाल का जवाब इस सरकार नहीं दिया। बड़े सीधे सवाल हैं, 10 साल की आपकी सरकार के बाद बीजेपी वाले बताओ कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार बता रही है। भारत सरकार संसद में जवाब में बता रही है कि 2024 में 23-24 में सबसे ज्यादा हरियाणा में है। तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? अपराध, क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों हो गया? देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा हरियाणा में केस है। पंजाब से भी ज्यादा पिछले साल से हरियाणा में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में हो गया। नौजवान विदेशी आज ऐसी स्थिति बना दी, गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद करा दी। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में 100 गज के प्लॉट किसी गांव में आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी एक गांव में आए हो आप बता दो। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी। हमारी मकान, कितने परिवारों को मकान मिले? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां मकान है? इंदिरा आवास योजना आती थी, मकान की स्कीम पे ग्रहण लग गया, कई बार फॉर्म भरवाए, लेकिन किसी के मकान भी ना आए। पीने के पानी की टंकी टूटी और मुफ्त पानी के कनेक्शन की ऐसी परिवारों के लिए हमारी जो स्कीम थी वो खत्म हो गई, और उन्हीं परिवारों को मुफ्त पानी की टंकी टूटी की तो दूर की बात है, पानी के बिल उनके हाथों में पकड़ाने का काम इस सरकार ने किया। आप देख रहे हैं आज ऐसी स्थिति बना दी है। हरियाणा के आदमी को, आम आदमी को अपने कागज ठीक कराओ, किसी की स्पेलिंग खराब होगी, पेंशन कट गई, डीसी ऑफिस के चक्कर काटो, पोर्टल में आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया पोर्टलों में? जब गुजरात में पोर्टल नहीं है तो हरियाणा में पोर्टल क्यों आपने लागू करने का काम किया? हरियाणा के आदमियों को तो उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया पोर्टलों में, आईडियो में, पहचान पत्रों में, और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? हरियाणा के नौजवान को सीटी में 22 में सीटी हुई थी, 2022 में सीटी हुई थी, 2.5-3 साल पहले सीटी दोबारा नहीं हुई। उसके बाद उलझा दिया, 4 गुना की कंडीशन लगा के उलझा दिया। कच्ची भर्ती, कौशल रोजगार निगम पर 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी खत्म कर दी, और बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन और बैकडोर से, बिना मेरिट के अपने चहेतों को कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती में लगाने का काम किया। अभी सीडीपीएलओ की और 5,000 ऐसे लगा दिए, मात्र 6,000 की तनख्वाह में क्लर्क लगा दिए, 6,000 की तनख्वाह में कच्ची नौकरी। अग्निवीर योजना और आ गई, फौज की पक्की भर्ती होती थी, फौज में भी कच्ची भर्ती में उलझा दिया, सीटी में उलझा दिया। हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में उनके भविष्य को धकेलने का काम इस सरकार ने किया। और इनसे सवाल पूछते हैं, हम कहते हैं बीजेपी जवाब दो, ऐसा क्यों हरियाणा का भट्टा बैठ गया? तो कहते हैं जवाब नहीं देंगे, हिसाब नहीं देंगे। और किसान के साथ क्या बना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर वर्ग किसान को के साथ कितना अपमान हुआ, 750 किसान की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। बीजेपी का काल बन गया किसानों का काला काल, और जानों की कुर्बानी लेने के बाद सहानुभूति के 2 शब्द आज तक बीजेपी किसी नेता ने, इंसानियत कहां गई बीजेपी की? आप कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कह सकता था कोई बीजेपी का नेता, कह सकता था, मंत्री कह सकता था। किसानों पे अत्याचार, सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, यहाँ पे हमें ज्ञापन दे रहे थे, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के ले गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। हमारे 5,000 स्कूल बंद हो गए, जैसे अभी नरेश सेनवाल जी बता रहे थे, 5,000 स्कूल बंद कर दिए, स्कूलों में भर्ती नहीं करी,
सरकारी नौकरी खत्म कर दी। 500 स्कूलों पे धरने चले, छोटे छोटे बच्चे, पहली क्लास 5वीं क्लास के बच्चे जब धरने देने पर मजबूर हो रहे हो सरकारी स्कूलों के आगे बैठ के कि स्कूल में कोई टीचर नहीं, और एक एक 2-2 महीने तक उनके बारे में उनको उठवाने के लिए कोई काम ना किया जा रहा हो, इतनी निर्दयी सरकार, दया का भाव इनके दिल में नहीं जागा। और हमारी बेटियों के साथ क्या बनाई मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये हमारी बेटियां ओलंपिक विजेता 6 बेटियां, साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट तक, उनका क्या कसूर था? दिल्ली की सड़कों पर, हरियाणा, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, लेकिन हम उनको न्याय नहीं दिला पाए। दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही 6 महीने तक बेटियां कि हमारे साथ गलत हुआ है। FIR दर्ज हो, 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करके FIR दर्ज करी, सरकार ने FIR तक भी नहीं करी। 6 महीने तक बैठी रही, दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। और जो आज मेडल हरियाणा के अभी 6 मेडल आए इस ओलंपिक में, आपने देखा 6 में से 5 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके, हमें गर्व है हमारे खिलाड़ियों पर, हमें अपने खिलाड़ियों को हम बधाई देते हैं, हमें गर्व है इन खिलाड़ियों पर। लेकिन जो मेडल जब आते हैं तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े भाजपा के टेलीफोन करके बधाई देते हैं, उनको टेलीफोन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बधाई देने के लिए, लेकिन 6 महीने तक इन बेटियों का टेलीफोन नहीं सुना इन लोगों ने। ये वही बीजेपी के मंत्री है, पूरी बीजेपी की कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पे उनको लेके जाकर गुलदस्ते देकर एयरपोर्ट पे के लिए पहुंचने की तैयारी, जैसे ये बेटियां पहुंचेंगी। लेकिन ये वही बीजेपी का सारे मंत्री हैं, एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए, लेकिन 6 महीने इनके बढ़ने के आगे धक्के खाती रही वो लड़कियां, बढ़ने के आगे जाके किसी ने मिलने की भी इंसानियत नहीं दिखाई, कम से मिल के ज्ञापन ले लेते। ये हर वर्ग के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार, SC समाज और OBC समाज के अधिकारों को कुचलने का काम करने वाली ये सरकार, जो बाबा साहब के संविधान में जो पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में आरक्षण का जो अधिकार हर वर्ग को दिया है, उस अधिकार को छीनने वाली ये सरकार, पक्की सरकारी नौकरियों को समाप्त करके और जो बची खुची नौकरी उनको कच्चे में परिवर्तित करने वाली ये सरकार आज जब बीजेपी को पता चल गया कि हर वर्ग के पे इतना अत्याचार कर दिया आपने कि आपके खिलाफ बहुत नाराजगी है, तो बीजेपी ने क्या किया? इलेक्शन से 1 महीने पहले आपने देखा, इलेक्शन से 1 महीने पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, मगर अहंकार नहीं बदला। बदलना था तो अपना अपने अहंकार की कार्यशैली बदलनी थी। सब कुछ बदल दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन अपना अहंकार नहीं बदला। आपको देखा होगा 400 पार का नारे का कह दिया, 400 पार की बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे, मगर लोगों ने हवा निकाल दी। 240 पे बीजेपी को रोक दिया। जैसे हरियाणा में अल्पमत की सरकार चल रही है, केंद्र में भी अल्पमत की सरकार बन गई। और जब लोकसभा में हम पहुंचे, हम सबको आपका आशीर्वाद मिला। यहां से जयप्रकाश जी को आपने आशीर्वाद दिया, रोहतक से मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। हम सब पहुंचे जब पहुंचे और हमने वहां पर शपथ ली, और शपथ में जब हमने जय संविधान तो आपको याद होगा सारी बीजेपी तिलमिला के उठ गई, जय संविधान। और हमारे आदरणीय सदन के जो हमारे स्पीकर साहब हैं, उनकी तरफ से टोर टिप्पणी हुई कि भाई ये जय संविधान नारे की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे गर्व है जब ये टोर टिप्पणी हुई तो मैं अकेला सदन में खड़ा हुआ, 550 के सदन में, क्योंकि आपके आशीर्वाद से पहुंचा था। मैं अकेला खड़ा हुआ, अकेला ही था, लेकिन सच के साथ खड़ा हुआ। और मैंने कहा कि भाई जय संविधान के नारे से बड़ा कौन सा नारा है, इस पे तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहा था कि नहीं कहा मैंने? और फिर क्या कहा मुझे ये कहा बैठ जा। मैं कहना चाहता हूं उनको कि आप मुझे तो जो कह सकते हो कह दो, लेकिन जय संविधान के नारे को हरियाणा में नहीं बैठने देंगे, ये मैं आज बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं। तो ये अहंकार नहीं बदला, आपने चेहरे बदल दिए, लेकिन बीजेपी ने अपना अहंकार नहीं बदला। और कह रहे हैं हमने जब हिसाब मांगा, ये 15 सवाल किए, मैं पूछना चाहता हूं ये सवाल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए बीजेपी से? आज नहर में पानी नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, बच्चों से लेकर बेटियों तक को धरने देने पड़ रहे हैं, किसान से लेकर कर्मचारी तक,
व्यापारी से लेकर सरपंचों तक इनकी लाठियों के शिकार हो रहे हैं। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में है, और हम हिसाब की बात करते हैं तो इनके बड़े बड़े नेता आए, और इनके दिल्ली से आए, कोई कहीं से आया और कहा कि भाई हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब नहीं दिया करते, हम तो हुड्डा साहब से हिसाब लेंगे। जब ये अभियान हमने चलाया, कह रहे हिसाब लेंगे। आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और कह रहे हिसाब नहीं देंगे। हिसाब तो प्रजातंत्र में हिसाब तो देने का फर्ज सत्ता पक्ष का होता है और मांगने का काम विपक्ष का होता है, लेकिन आपका अहंकार सातवें आसमान पे कि आप हिसाब नहीं दोगे, आप कह रहे हो हिसाब लोगे। बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूं, हिसाब तो आपको देना होगा। जिनके जो बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, यो हरियाणा है प्रधान, है कि नहीं है? ये हरियाणा है, ये हरियाणा है। हरियाणा वाला ठगा जाता है। हरियाणा का आदमी सीधा है, हरियाणा का आदमी सच्चा है, हरियाणा का आदमी शरीफ है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है। हम ठगे जाते हैं। मैं भी दिल्ली में आपके आशीर्वाद से पिछले 20 साल से 5वीं बार मुझे संसद में जाने का मौका मिला। लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। इस बार भी देश में छोटा सा हरियाणा प्रदेश, देश में रायबरेली के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत विपक्ष की। इस बार भी रोहतक के लोकसभा क्षेत्रवासियों ने बहुत आशीर्वाद छत्तीस बिरादरी ने दिया। मगर मैं वहां जाके देखता हूं जहां देश में देश की राजनीति की बिसात बिछती है, दिल्ली के संसद में, क्योंकि इस बार तो मेरे साथ आ गए। आपने भेज दिया जयप्रकाश जी को, 5 हमारे सांसद हरियाणा से आ गए, लेकिन पिछले 10 साल से मैं अकेला वहां पर लड़ाई लड़ता था। पहले 5 साल तो 14 से 19 तक तो दुष्यंत चौटाला भी विपक्ष में थे, लेकिन वो भूल गए। वो वहां पे दिल्ली की गलियारों में जाकर सत्ता के साथ ही रल गए, लड़ाई को भूल गए। लेकिन मैं उस समय भी विपक्ष में हम 2 थे, फिर ये चले गए। तो पिछले 5 साल में मैं अकेला इनसे लड़ता था, बड़ी ताकतों से लड़ता था। और वहां पे मैं देखता था कि हरियाणा का आदमी, हरियाणा किस तरीके से ठगा जा रहा है, हरियाणा के आदमियों किस तरीके से ठगने का काम ये लोग कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं दिल्ली में। आज देश में, मैंने इस बजट में भी बोला था, देश में सबसे ज्यादा कम बजट 29 प्रदेशों में। ये छोटी बात नहीं है। भारत सरकार की तरफ से अगर दिया गया 29 प्रदेशों में 29वां नंबर तो हरियाणा का आया। हरियाणा से 7 रुपए हरियाणा के आदमी से ले रहा है केंद्र सरकार, और 1 रुपए वापिस दे रहा है। देश में कोई और दूसरा ऐसा प्रदेश नहीं जितना हरियाणा के साथ है। आपने देखा खेल बजट, बाकी बजट छोड़ो, खेल बजट में जब ओलंपिक में टीमें गई, हमारी 117 के खिलाड़ी पहुंचे ओलंपिक में, उनमें से 24 हरियाणा के मेडल आए, 6 उनमें से 5 हरियाणा के। और जब खेल बजट बांटने की बारी आई तो 29वें नंबर पे हरियाणा, 2200 करोड़ में से केवल 60 करोड़ हरियाणा को और 500 करोड़ गुजरात को देने का आप काम। हमें द्वेष नहीं गुजरात से, हमें द्वेष नहीं प्रदेश से, लेकिन कम से कम आखिरी नंबर नहीं आना चाहिए खेल बजट में, तो कम से कम आखिरी नंबर हरियाणा का नहीं आना चाहिए। क्या आपको हरियाणा से, तो हरियाणा का आदमी सीधा है, हरियाणा का आदमी भोला है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है। लेकिन जो ठग के जाता है उससे हिसाब भी लेना जानता है, उसका हिसाब बराबर करना भी जानता है। ये मैं बताना चाहता हूं। तो भाई ये कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, हम मांग रहे हैं हिसाब, और ये कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे। तो भाई मैं इनको कहना चाहता हूं, आप नहीं दोगे तो मैं आपको हिसाब बता देता हूं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों हरियाणा ने आपको कर दिया था हाफ, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कर देंगे हम साफ। ये हिसाब मैं इनको बताना, कर दोगे कि नहीं कर दोगे साहब? तो भाई तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको और हमको मिलके, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहीं मैं जाऊंगा, कहीं आपको जाना पड़ेगा, कहीं जयप्रकाश जी जाएंगे, किसी के हाथ, किसी के भाई देखो भाई, और किस देखो और क्यों, और किसके प्रोग्राम में आ रहे हैं भाई? तो जयप्रकाश जी ने जो बात, तो ये कई चीजें आपको कहने की नहीं, कह के देखो और किसके प्रोग्राम में आ रहे। और देखो जो एक बार जो भी मेहनत करेगा, और इस समय, ऐसे समय में जब हिसार में सारी सीट कांग्रेस हार गई हो एक को छोड़ के, और वो जो एक थी वो भी आदमपुर वाला भाज गया हो, हिसार में कोई नहीं खड़ा, और जब ये ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो देश की तानाशाही सरकार के साथ,
कभी किसान आंदोलन की बात आई हो, कभी संविधान बचाओ आंदोलन की बात आई हो, कभी हमारी बेटियों के मान सम्मान को बचाने की बात आई हो, पूरी देश की सरकार एक तरफ, तानाशाही सरकार एक तरफ, हरियाणा की, दिल्ली की सरकार एक तरफ, बीजेपी जेजेपी एक तरफ, सारे एक साथ मिल गए हों, और उस समय किस किस साथी ने इस लड़ाई में, इस ईमानदारी की लड़ाई में, हरियाणा को बचाने की लड़ाई में किस किस साथी ने साथ दिया है कंधे से कंधा मिलाकर, वो आपको भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है किस किस ने साथ दिया है। और वो भाई वो आपको भी दिख रहा है और वो हमें भी दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, और वो आप भी वो देखना किस किस ने साथ दिया है। हम तो देखेंगे लेकिन आप भी वो देखोगे कि नहीं देखोगे, नहीं बताओ किस किसने साथ दिया है। ये बात है, तो ये बात है, तो ये अपने आप ही मैं समझता हूं कि जो मेहनत ईमानदारी से मेहनत करी, मेरा बड़ा तजुर्बा है, हालांकि मेरी उम्र कम है लेकिन तजुर्बा हो गया, 5 बार संसद में पहुंच गए। इस उम्र में देश में शायद इतना अवसर किसी को नहीं मिला। आपने देखा पिछली बार मेरे साथ बड़ा रोहतक लोकसभा इलेक्शन में पूरी बीजेपी ने सब कुछ लगा के और शाम दाम दंडभेद से चक्रव्यूह रच के, आपने देखा रोहतक लोकसभा 2019 में मेरे साथ हर चीज कर सकते थे, बीजेपी ने हर वो काम किया। और जब पिछला चुनाव में जो हार बातें लगी तो उस समय मैं सोचता था कि इतनी मेहनत करी भाई, इस मेहनत का भाई, मगर जो है भगवान भी होता है, जो है मेहनत जो है और भगवान की जो लाठी है उसमें जो है आवाज नहीं होती। तो भगवान ईमानदारी से जिसने मेहनत कर रखी है, आप सबको पता है, हमें भी पता है। तो मैं ये मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी चलेंगे यहाँ से। अब ये बताओ, पद यात्रा में चलेंगे, कौन कौन चलेगा भाई? ना देखो भाई, मैं बताऊं, जौन सा चले वो ही हाथ ठाइयो भाई, कोई मतलब वो मजबूरी नहीं है भाई, कोई किसी का कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। और बताओ भाई कौन कौन चलेगा भाई, पूरी पता। देखो भाई, यही हमारी काकी ताइयों ने भी हाथ ठा लिए, और जब काकी ताइयों ने सबने हाथ ठा लिए, बड़े बुजुर्गों ने ठा लिए, तो नौजवान साथियों अगर कोई थारे में से नहीं चला ना तो थारे कान पकड़ लेंगे। तो भाई ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा में जय जवान जय किसान के नारे को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा में जय संविधान के नारे की गूंज हरियाणा से पूरे देश में पहुंचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन, हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत, हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, हरियाणा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, हरियाणा किसान को एमएसपी की गारंटी, हमारी हरियाणा की बेटियों को उनके मान सम्मान को दिलवाने की लड़ाई है, और हरियाणा को खुशहाली, विकास और तरक्की में दोबारा से देश में नंबर 1 पे पहुंचाने की लड़ाई है। ये ईमानदारी की लड़ाई है। इस लड़ाई में जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपने देख लिया, हिसार में भी देख लिया आपने, जब ईमानदारी की लड़ाई में बढ़ते हैं तो बेईमान इकट्ठे हो जाते हैं, रोकने के लिए हो जाते हैं कि नहीं हो जाते।
आगे कोई नहीं चलेगा। एमपी साहब के सभी पीछे चले। एमपी साहब बीजेपी सरकार हिसाब दो। 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 बीजेपी किसान किसानों का हिसाब दो। बीजेपी सरकार 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 हिसाब दो। बीजेपी बीजेपी सरकार हिसाब दो। 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 हिसाब दो। 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 हिसाब दो। हिसाब दो। बीजेपी सरकार 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 हिसाब दो। हिसाब दो। बीजेपी सरकार हिसाब दो। बीजेपी सरकार हिसाब दो। हिसाब दो। हिसाब दो। बीजेपी सरकार हिसाब दो। हिसाब दो। हिसाब दो। बीजेपी सरकार हिसाब दो। हिसाब दो। एमपी साहब के पीछे चले। आगे कोई नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार हिसाब दो। बीजेपी सरकार हिसाब दो। एमपी साहब के आगे कोई नहीं चलेगा। पीछे चले। बीजेपी सरकार हिसाब दो।
बीजेपी सरकार इंसाफ दो, 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 बीजेपी सरकार इंसाफ करो, बीजेपी सरकार इंसाफ दो, बीजेपी सरकार इंसाफ दो, बीजेपी सरकार इंसाफ दो, बीजेपी सरकार इंसाफ दो। बीजेपी सरकार इंसाफ दो, बीजेपी सरकार इंसाफ दो, बीजेपी सरकार इंसाफ दो, बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार इंसाफ दो, 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 बीजेपी सरकार इंसाफ दो। बीजेपी सरकार इंसाफ दो, बीजेपी सरकार इंसाफ दो, बीजेपी सरकार इंसाफ दो, बीजेपी सरकार इंसाफ दो। बीजेपी सरकार इंसाफ दो, 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 बीजेपी सरकार इंसाफ दो। एमपी साहब सभी पीछे चले, साइड में कोई नहीं चलेगा, एमपी साहब पीछे चले, एमपी साहब के सभी पीछे चले।